जय हिंद साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट आज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये आपको जितनी भी टेट परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एच टेट हो, चाहे वो बी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, और भी जितने आपके टेट के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जामों में दोस्तों आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको कितनी हिंदी आती है आप लोग अपने आप को चेक करिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना समय देरी किए हुए। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। आपको बता दें दोस्तों, ये आपको सेकंड पार्ट में हिंदी आती है, जिसमें कि आपके 31 नंबर से क्वेश्चन रहते हैं और ये आपके कहाँ तक जाते हैं, 60 नंबर तक आपके क्वेश्चन जाते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट। तो वही आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों भ्रमर दिख रहा होगा, अग्नि दिख रहा होगा, मस्तक दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। और यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव शब्द इसमें जो दिख रहा है आपके लिए वो है आपका मछली, ठीक है। अगर मत्स्य होता तो आपका वो क्या हो जाता, तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। लेकिन तद्भव पूछा गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। आपका राइट आंसर चौथा विकल्प होगा। और आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी बताया जाएगा, ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा। अब भाई ये तो आप लोग जानते ही होंगे, विलोम शब्द आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, छोटी सी कक्षाओं से। तो आप सभी को पता होगा कि उन्मूलन शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, रोपण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा भी गया है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, रोपण होगा, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब यहाँ पर दोस्तों आत्मजा, नंदिनी, भार्या और आपका कन्या लिखा हुआ है। तो अब आप लोग इसमें से कुछ अलग भिन्न वाला शब्द है वो आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे आत्मजा, नंदिनी, भार्या एवं कन्या शब्दों में से जो भार्या शब्द है दोस्तों आपका, वो शब्द क्या है, भिन्न है। तीनों शब्द क्या है, पुत्री के पर्याय हैं। लेकिन आपका जो भार्या शब्द है, ये भार्या क्या है, ये पत्नी का पर्याय है, ठीक है। भार्या किसको कहते हैं, पत्नी को। लेकिन आत्मजा हुआ, नंदिनी हुआ, कन्या हुआ, ये किसका है, ये पुत्री का पर्याय है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भार्या शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो भाई कुछ आप लोगों को पर्यायवाची शब्द याद करने पड़ेंगे। अब इसका हम आपको क्या एनालिसिस करके बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग पर्यायवाची शब्दों को कुछ रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है तो दोस्तों तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य होगा, ठीक है। आपका पहला ही विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। समास का अर्थ होता है, भाई समास का अर्थ तो सभी लोग जानते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी मतलब छोटे से छोटे चीज़ों में वो उसका अर्थ बताना। तो समास क्या है, संक्षेप है, यानी आपका पहला ही आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण जैसे कि मेरा घोड़ा काला है, तो मेरा घोड़ा कैसा है, काला है, घोड़ा भी है और घोड़े की जो विशेषता बता रहा है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो अब किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आपको हमने जो ऑप्शन आपको बताया है, जिसका कि उदाहरण दिया है, वो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा कि मेरी गाय कैसी है, काली है। तो काली शब्द क्या है, ये विशेषण है, यानी कि इस चीज़ की, गाय की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, विशेषण का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जन्म शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। पुनर्जन्म शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो पुनः प्लस जन्म होगा, पुनः प्लस जन्म होगा। और इसमें अगर आपसे संधि पूछा जाए तो इसमें अगर विसर्ग लगा दिख रहा है तो आपको आंख बंद करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसको कहते हैं दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को अपन लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बना होता है वो क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सुत प्लस सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो भाई इसमें तो आप लोग सभी जानते हैं कि सुत आ, ठीक है, सुत आ, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। जैसे ही आप लोग बड़ा आ को जोड़ देंगे इसमें तो वो क्या बन जाएगा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बड़ा आ का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुत प्लस आ, सुत आ, तो ये क्या हो जाए, बन जाएगा स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग इसी प्रकार से किसी भी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा। और इसी प्रकार से विथ एनालिसिस के साथ, बिना डाउट के साथ, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, सारे के सारे डाउट आपको क्लियर कराए जाते हैं, वो भी आपको निःशुल्क क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना यूपी टेट और आगे चल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो यार एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा अंत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष तो आप लोग जानते ही होंगे, तो मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं। मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो ये बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अब आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण संवर्ग है। यह गुणवाचक विशेषण का क्या है, उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण का क्या है, उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। किस में आता है, विशेषण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार कही बात को दोहराते रहना या दोहराते जाना क्या कहलाता है, पृष्ठपेषण कहलाता है। तो आपका तीसरा विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से, क्या सही निकलता है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या फिर अव्यय के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर सही हो जाएगा कि कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या है, ये आप लोग दिन में कई बार चुटकुला किसी ना किसी को सुनाते होंगे, इसलिए आपको 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें से। तो दोस्तों हमने आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप लोगों के सामने ऐसी क्वेश्चन आए तो आपको एक बार अपने आप को लिख करके देख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसका राइट आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा हुआ है दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भाई 46 नंबर में भी यही क्वेश्चन दिया गया है। आशीर्वाद आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आशीर्वाद आपका तीसरा विकल्प सही आंसर होगा। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक में, पर, ऊपर, अधिकरण। ठीक है, तो निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है, वाहनारूढ़, गंगा जल, सत्ताधीश या रेखा चित्र। तो वाहनारूढ़, वाहन पर, आरूढ़ हमने क्या कहा था, में, पर, ऊपर। ठीक है, तो वाहन पर, ठीक है, आरूढ़, सवार शब्द में अधिकरण कारक हुआ है, वाहन पर सवार। ठीक है, तो ये आपका वाहनारूढ़ जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। वर्ष आपका 1972 में राष्ट्रपति कवि रामधारी सिंह जो दिनकर हैं उनके लिए उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ठीक है, या नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है।
तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी हुई है, यानी कि आपका चौथा विकल्प जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। इसमें कुछ कम क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसी प्रकार से सेट पेपरों को पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप लोग मांग करते हैं कि सर और इसी प्रकार से प्रोवाइड कराइएगा, तो आपको बिल्कुल अलग अलग क्लास है हर एक सब्जेक्ट की इसी प्रकार से प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी निःशुल्क में विथ सॉल्यूशन के साथ, विथ डिटेल के साथ। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से ऑथेंटिक और सही रियल में और निःशुल्क में आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।